नमस्कार भैया प्रभुदयाल, नमस्कार। इसीलिए आज हम फैसला किए हैं कि आपको परमपिता परमेश्वर के पास भिजवाई देते हैं। आप गरीब लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है शायद। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो ना, उसकी इस ठाकुर से बड़ी गहरी दोस्ती है आजकल। ये सियासत की शतरंज की चाल है और इस चाल चलने के लिए हमें अमरनाथ जैसे मोहरे की जरूरत है जो कुर्सी पर कानून की बैठे, नौकरी सरकार की करे, फर्ज अपना निभाए और इशारों पर हमारे चले। जब भी कभी हिंदी फिल्मों के हरफन मौला कलाकारों की चर्चा की जाएगी तो कादर खान जी का नाम जरूर लिया जाएगा, जिन्होंने कभी विलन बनकर डराने का काम किया तो कभी कॉमेडियन बनकर सबको हंसाया भी, तो कभी सीरियस होकर पल भर में दर्शकों को रुला भी दिया। हर किरदार में अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को मिलाकर नायाब बना देने वाले एक्टर, राइटर और डायरेक्टर कादर खान का जीवन कितने संघर्षों से भरा था, यह जानकर आपको ताज्जुब भी होगा और उन्हें सैल्यूट करने को दिल भी करेगा। एक बदनाम गली से निकलकर रुपहले पर्दे पर छा जाने वाले कादर खान जी की कहानी वाकई में एक मिसाल है। मैं इस गांव का एक इज्जतदार आदमी, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बेटा ये इनसे झगड़ा नहीं करते, ये अपने टीचर हैं, ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं उसके कपड़ों की, उसकी धन की कदर होती है। कुछ भी हो मानव, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं। अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके बाद जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। कादर खान के पिता अब्दुल रेहान खान अफगानिस्तान के कंधार के रहने वाले थे और मां इकबाल बेगम ब्रिटिश भारत के पिशिन से थी, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का हिस्सा है। बाद में कादर खान के पिता रोजगार की तलाश में काबुल जाकर बस गए, जहां उनके 4 बेटे हुए, लेकिन किसी अनजानी बीमारी से उनके बेटों की 8 साल की उम्र आते आते मौत हो जाती थी। जब ऐसा हादसा एक के बाद एक 3 बेटों के साथ हुआ तो कादर खान की मां डर गई। 22 अक्टूबर 1937 में अफगानिस्तान के काबुल में जन्मे कादर खान अपने माता पिता की चौथी संतान थे, जिनके पैदा होने पर उनकी मां ने फैसला किया कि यहाँ की जमीन उनके व उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कादर खान के पिता से काबुल छोड़ कहीं और जाने की जिद की, जिसके बाद वे मिलिट्री की एक गाड़ी से भारत आ गए और दर बदर भटकते हुए आखिरकार मुंबई पहुंच गए, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। मुंबई में कादर खान के परिवार को जहां ठिकाना मिला वो कभी दुनिया की सबसे गंदी बस्ती हुआ करती थी और उस बस्ती का नाम था कमाठीपुरा, जहां किसी तरह उन्हें किराए पर 2 छोटे कमरे मिल गए। उस जगह की गंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके घर के एक तरफ वेश्यावृत्ति होती थी तो दूसरी तरफ शराब बना करती थी। कत्ल और गुंडागर्दी तो वहां के लिए एक आम बात थी। कादर खान ने अपने एक इंटरव्यू में उस जगह के बारे में बताया था कि दुनिया की कौन सी ऐसी बुराई थी जो वहां नहीं थी और मैं ऐसे माहौल में बड़ा हुआ था। उस दौरान उनके परिवार के हालात इतने बुरे थे कि कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ता। दोस्तों, कादर खान जब महज 1 साल के थे तो उनके पिता ने अपने बेरोजगारी से तंग आकर उनकी मां को तलाक दे दिया। बाद में आसपास के खराब माहौल को देखते हुए अपने पिता के दबाव में आकर कादर खान की मां ने दूसरी शादी कर ली। कादर खान के पिता, जो कि एक कारपेंटर थे, वे भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम साबित हुए। स्थिति ऐसी थी, जिस दिन पैसे आते उस दिन भरपेट भोजन, वरना भूखा ही सोना पड़ता। कादर खान थोड़े बड़े हुए तो उनकी मां ने उनका दाखिला नजदीक के ही म्यूनिसिपल स्कूल में करवा दिया, जहां वे पढ़ाई करने लगे। इधर घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि पैसे मांगने कादर खान कभी अपने पहले पिता के पास जाते तो कभी मुंबई के डूंगरी इलाके में स्थित एक मस्जिद के इमाम के पास चले जाते। पिता से तो कोई मदद न मिलती, लेकिन इमाम साहब जो 1-2 रुपए दिया करते, उसी से उनके घर का चूल्हा जला करता था। बेहद कम उम्र में ही दोस्तों के कहने पर एक दिन कादर खान ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का मन बना लिया, लेकिन उनकी मां ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, इस काम से तुम 1 या 2 रुपए कमा सकते हो, लेकिन इससे हमारी मुसीबतें कभी कम नहीं होंगी। मुसीबतें दूर करनी है तो बस मन लगाकर पढ़, तू पढ़, बाकी सारी मुसीबतें मुझ पर छोड़ दे। कादर खान को अपनी माँ की बात तू पढ़ दिल पर उतर गई। उन्होंने फौरन भागकर अपना बस्ता उठाया और स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। कादर की माँ उन्हें हमेशा मस्जिद भेजा करती थी, जहाँ से वे अक्सर बंक मारकर पास के कब्रिस्तान चले जाया करते थे और वहाँ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाते और वहीं घंटों अपना वक्त गुजारते। चूंकि उस वक्त उनके पास पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं थी, तो उनके गंदे पैरों को देखकर उनकी माँ समझ जाती थी कि वे उस दिन मस्जिद नहीं गए थे। कादर अक्सर रात के वक्त भी कब्रिस्तान चले जाया करते थे। एक रात जब वे जोर जोर से कुछ बोल रहे थे, तभी अचानक किसी ने उनके चेहरे पर टॉर्च से रोशनी की और पूछा कि कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो और ये क्या बोलते रहते हो। कादर खान ने कहा, दिन भर मैं जो कुछ भी देखता और सीखता हूँ उसी को दोहराता हूँ। कादर की बात सुनकर वह शख्स उनसे काफी प्रभावित हुआ और उनसे कहा, तुम नाटकों में काम क्यों नहीं करते। दरअसल अशरफ खान नाम का वह शख्स एक नाटककार था
और उन दिनों अपने नाटक के लिए एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा था, जो बच्चा पढ़ा लिखा हो और जिसकी जुबान भी साफ हो। ऐसे में किसी ने उनसे बताया कि एक लड़का है जो रोज कब्रिस्तान में पागलों की तरह चिल्लाता रहता है, शायद वह उनके काम का हो। और वाकई कादर खान उनके काम के ही निकले। कादर खान ने भी हाँ कर दिया और इस तरह से बतौर एक्टर उनकी शुरुआत हो गई। बाद में कादर खान ने ऐसा ही एक सीन फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के लिए लिखा था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। खैर, अपने पहले नाटक में कादर खान ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि वहां मौजूद दर्शकों ने उन्हें कंधों पर बिठा लिया और नाचने लगे। नाटक के बाद एक बुजुर्ग दर्शक ने उन्हें 100 रुपए का नोट इनाम में दिया, जो उस वक्त एक छोटे से लड़के के लिए बहुत बड़ी रकम थी। कादर खान ने उस 100 रुपए के नोट को हमेशा एक ट्रॉफी की तरह संभाल कर रखा। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कादर खान इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, वहां दाखिला ले लिया। एक दिन दोस्तों के कहने पर उन्होंने कॉलेज के एक नाटक का ऑडिशन दिया, जहां उनके संवाद अदायगी से सभी बेहद प्रभावित हुए। उन्हें उस नाटक में एक फकीर का किरदार दिया गया। उस नाटक को पढ़ने के दौरान उन्हें उनमें कुछ खामी नजर आई और 1-2 दिन बाद उन्होंने बेझिझक यह बात अपने डायरेक्टर को बता दी। मजे की बात की डायरेक्टर ने भी कहा कि हाँ, मुझे भी तो कुछ गड़बड़ लगती है स्क्रिप्ट में, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? कादर खान ने कहा, सर मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद कादर खान ने उस स्क्रिप्ट को कैंटीन में बैठकर 4 घंटे के अंदर ठीक करके डायरेक्टर को सौंप दिया। डायरेक्टर को कादर खान का लिखने का अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने उस नाटक को कादर खान के नाम कर दिया। ताश के पत्ते नामक इस नाटक को कादर खान अक्सर स्टेज पर किया करते थे। होनहार कादर खान इसके बाद MH साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली। दोस्तों, मजे की बात की पढ़ाई पूरी होने के बाद कादर खान ने अपने ही कॉलेज में पढ़ाया भी था, और वो भी उन सब्जेक्ट्स को जिनमें वो बेहद कमजोर थे। कादर खान के अपने ही कॉलेज में टीचर बनने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। अपने एक इंटरव्यू में कादर खान ने बताया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शाह कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी में 600-700 रुपए महीने की सैलरी पर एक जॉब मिली थी। लेकिन 1 महीने बाद ही कादर को यह कहकर वहां से हटा दिया गया कि फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो सैलरी नहीं दे पाएंगे। हैरान परेशान कादर अपने कॉलेज की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। जब उनके प्रिंसिपल साहब की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने कादर खान को अपने ऑफिस में बुलाकर सारी बात पूछी और समझाया कि जॉब में ऐसा होता रहता है। कादर खान को खाना खिलाया और 200 रुपए उनकी जेब में डाल दी। साथ ही 11वीं कक्षा की क्लास लेने के लिए 2 महीने की एक टेम्परेरी जॉब भी ऑफर कर दी, जिसके लिए कादर खान भी तैयार हो गए। ताजुब की बात ये कि जिन सब्जेक्ट्स को कादर खान पढ़ा रहे थे, कभी उनमें खुद फेल हो चुके थे, लेकिन उनके पढ़ाने का अंदाज इतना निराला था कि 1 हफ्ते बाद ही उन्हें बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र के अवार्ड से नवाज दिया गया। इसके बाद कादर खान कॉलेज के सबसे चहेते प्रोफेसर बन गए और काफी दिनों तक पढ़ाते रहे। दोस्तों, फिल्म लाइन में जाने के बाद भी कादर खान रात भर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे और उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास नंबरों से पास भी होते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिल्मों में काम करने के दौरान अपने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर उन्होंने लगभग 3 महीनों तक रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाया था। दोस्तों, कादर खान ने पढ़ाई और जॉब के दौरान नाटक लिखना कभी नहीं छोड़ा था। तब कादर खान अपने नाटकों की रॉयल्टी के तौर पर 50 रुपए लिया करते थे, जबकि दूसरे राइटर उस वक्त 25 रुपए लिया करते थे। उस दौरान कादर खान नाटकों को डायरेक्ट करने के लिए फीस के रूप में 200 रुपए लिया करते थे। हालांकि हर जगह जहां वे नहीं पहुंच पाते थे, वहां उनके असिस्टेंट शफी नामदार, भरत कपूर और मुश्ताक मर्चेंट में से कोई एक जाकर नाटक डायरेक्ट कर दिया करते थे। ऐसे में वे मिलने वाले रुपए अपने असिस्टेंट से आधे बांट लिया करते थे। एक बार कॉलेज के एनुअल फंक्शन में कादर खान का नाटक देखने के लिए एक्टर दिलीप कुमार ने अपनी इच्छा जताई। मजे की बात की फोन पर हुई बात के दौरान कादर खान इसके लिए इनके आगे 2 शर्त रख दी, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। कादर खान ने दिलीप कुमार से कहा कि एक तो आपको समय पर आना होगा और दूसरा अगर नाटक पसंद आया तो पूरा देखना होगा। इस पर दिलीप कुमार ने मजाक में पूछा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो इसके लिए भी साइन कर दूं? खैर, दिलीप कुमार ने नाटक पूरा देखा और कादर खान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए उन्हें साइन भी कर लिया। उन फिल्मों के नाम थे सगीना महतो और बैराग। हालांकि बतौर एक्टर कादर खान की शुरुआत साल 1973 में आई राजेश खन्ना की फिल्म दाग से शुरू हो गई थी और ये दोनों फिल्में बाद में आई थी। दोस्तों, कादर खान एक बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन उन्हें बतौर राइटर लोगों ने पहले नोटिस किया। एक बार मुंबई में एक ड्रामा कंपटीशन आयोजित हुआ, जिनमें उनके कॉलेज के लड़कों ने उन्हें पार्टिसिपेट करने को कहा। हालांकि पहले तो कादर खान ने करने से मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जीतने वाले को 1500 रुपए कैश इनाम में दिया जाएगा तो ये मान गए, क्योंकि इस वक्त उन्हें बतौर टीचर 300 रुपए मिला करते थे। उस कंपटीशन में कादर खान के नाटक लोकल ट्रेन को फर्स्ट प्राइज तो मिला ही, साथ ही उन्हें बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर के सभी अवार्ड्स भी हासिल हुए। कादर खान ने बताया था कि उस वक्त मुझे 1500 रुपए नगद इनाम के तौर पर मिले थे और तब मैंने जिंदगी में पहली बार एक साथ 1500 रुपए देखे थे। कादर खान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त तो मेरे पैर ही कांपने लगे थे। आप समझ सकते हैं कि अगर 300 रुपए पाने वाले के हाथ में 1500 रुपए आ जाएं तो उसका क्या हाल होगा।
उस कंपटीशन में राइटर राजेंद्र सिंह बेदी और उनके बेटे डायरेक्टर नरेंद्र बेदी और एक्ट्रेस कामिनी कौशल जज के रूप में मौजूद थी। नाटक खत्म होने के बाद डायरेक्टर नरेंद्र बेदी उनके पास आए और कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, जवानी दीवानी, जिसमें रणधीर कपूर और जया भादुड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके डायलॉग लिखें। कादर खान ने कहा कि सर मुझे पता नहीं कि फिल्मों के डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं। इस पर नरेंद्र बेदी ने कहा बस जैसे नाटकों के डायलॉग लिखते हो वैसे ही फिल्म के डायलॉग भी लिखने होते हैं। अगले दिन कादर खान को उन्होंने अपने ऑफिस बुलाकर फिल्म की स्टोरी वगैरह समझा दी और कहा कि 1 महीने बाद फिल्म के इस पार्ट की शूटिंग है, तब तक वे इसे लिखकर दे दें। कादर खान ने उस वक्त लोकल ट्रेन पकड़ी और मुंबई के ही फेमस क्रॉस मैदान में जाकर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। उस दौरान उन्हें पास खेलते लड़कों की फुटबॉल भी बीच बीच में आकर लग जाया करती थी। खैर 3-4 घंटों के अंदर ही उन्होंने वह स्क्रिप्ट पूरी कर डाली और वापस नरेंद्र बेदी के ऑफिस पहुंच गए। नरेंद्र बेदी को लगा कि कादर खान को शायद कहानी समझ में नहीं आई है, इसलिए वे कुछ पूछने आ रहे हैं। यह सोचकर झल्लाते हुए वे अपने आप में ही कुछ बुदबुदाने लगे, जिसे कादर खान ने नोटिस कर लिया। सर आपने मुझे गाली दी है, मैं दूर से भी होठ पढ़ सकता हूँ। नरेंद्र बेदी ने कहा यार तुझे इतने अच्छे से समझाया था लेकिन तू फिर पूछने चला आया। इस पर कादर खान ने उन्हें बताया कि मैं स्क्रिप्ट लिखकर लाया हूँ। तो हम मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उनके डायलॉग्स को पढ़कर नरेंद्र बेदी ने उन्हें सीने से लगा लिया और जो शूटिंग 1 महीने के बाद शुरू होने वाली थी वो 1 हफ्ते के बाद ही शुरू कर दी गई। कादर खान को इस फिल्म के लिए 1500 रुपए मिले। साल 1972 में आई इस फिल्म ने बतौर राइटर कादर खान के रास्ते भी खोल दिए। कुछ और फिल्में लिखने के बाद साल 1974 में कादर खान को सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म रोटी के डायलॉग लिखने का मौका मिला, जो उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। मजे की बात कि फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई को तब कादर खान पर कोई खास भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले कादर खान को अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स लिखने को दिया और कहा कि तुम मियाँ भाई लोग शेरो शायरी और मुहावरे तो बढ़िया कर लेते हो, लेकिन मुझे एक ऐसा डायलॉग चाहिए जिस पर दर्शक ताली बजाने पर मजबूर हो जाए। कादर खान स्क्रिप्ट लेकर घर आए और पूरी रात जागकर उसके डायलॉग लिख डाले और अगले दिन शाम को मनमोहन देसाई के घर पहुंच गए। मनमोहन उस वक्त मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। कादर खान को दूर से ही देखकर बड़बड़ाए कि लगता है उल्लू के पट्टे को समझ में नहीं आया, फिर आ गया। कादर खान ने जो बात नरेंद्र बेदी से कही थी वही मनमोहन देसाई से भी कही। आपने मुझे गाली दी है और मेरे बारे में ये लफ्ज बोले हैं, सर मैं लिप रीडिंग कर सकता हूँ। इस वाकये को बाद में फिल्म नसीब में उन्होंने एक सीन में इस्तेमाल भी किया था, जब हीरोइन विलेन की बातें लिप रीडिंग से समझ लेती है। खैर कादर खान ने बताया कि वे डायलॉग लिखकर लाए हैं, तो मनमोहन देसाई चकरा गए, कितना जल्दी कैसे लिख लिया। वे फौरन कादर खान को लेकर घर के अंदर गए और कहा कि सुनाओ क्या लिखा है। कादर खान ने अपने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की और मनमोहन कभी उछलकर सोफे पे बैठते तो कभी बेड पे। उन्हें कादर खान के डायलॉग इतने पसंद आए कि उन्होंने उस समय कादर खान से कुल 10 बार उसे सुना, जिसके बाद वे घर के अंदर आए, अपनी तोशिबा टीवी और ब्रेसलेट कादर खान को उसी समय तोहफे में दे दिया। साथ ही पूछा कि पेमेंट कितनी लोगे, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। कादर खान ने इससे पहले जो फिल्म साइन की थी इसके लिए उन्हें 21,000 मिले थे, उन्होंने वही पेमेंट बता दी। इस पर मनमोहन ने हंसते हुए कहा कि मनमोहन देसाई का राइटर और 21,000, मैं तुम्हें 1,21,000 रुपए देता हूँ। इसके बाद मनमोहन देसाई ने फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी दिग्गजों को फोन लगाकर कादर खान की तारीफ करते हुए कहा कि कादर खान के रूप में एक जबरदस्त राइटर मिला है, राइटिंग क्या होती है वो इससे सीखना चाहिए। कादर खान और अमिताभ बच्चन दोनों एक दूसरे के कायल थे और एक दूसरे को खूब सपोर्ट भी किया करते थे। जहां अमिताभ के लिए कादर ने एक से बढ़कर एक डायलॉग्स और सीन लिखे, तो अमिताभ ने उनकी बेहतरीन एक्टिंग को देखते हुए साल 1976 में आई फिल्म अदालत में एक दमदार किरदार दिलवाया। दरअसल कादर को पहले कोई भी बतौर एक्टर इतना सीरियस नहीं लेता था, जिसके की वे हकदार थे, जबकि अदालत के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। उसी दौरान कुछ दिनों पहले ही अमिताभ के साथ उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था खून पसीना, जिसके बाद वे हिंदी फिल्मों के दमदार विलन बन गए। अमिताभ के लिए ढेरों फिल्में लिखने के साथ साथ तब हर फिल्म में उनका रोल भी पक्का हो गया था। अदालत, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, 2 और 2 5, कालिया, याराना, नसीब और कुली जैसी दर्जनों भर कामयाब फिल्मों में दोनों ने लगातार साथ काम किया। एक्टिंग के अलावा कादर खान ने अमिताभ की अमर अकबर एंथोनी, सत्ते पे सत्ता और शराबी जैसी फिल्मों के संवाद भी लिखे। साथ ही अग्निपथ और नसीब जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले भी लिखे। उन दिनों मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा हिंदी फिल्मों के 2 ऐसे खेमे थे जिनके लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं करते थे, लेकिन तब अमिताभ बच्चन के लिए पूरी छूट थी। जब कादर खान पॉपुलर हो गए तो प्रकाश मेहरा के खेमे में भी शामिल हो गए। लेकिन इस बात की खबर मनमोहन देसाई को लग गई। उन्होंने कादर खान से पूछा तो कादर खान ने कहा कि वो मैं अमिताभ बच्चन के कहने पर वहाँ चला गया था। तो मनमोहन देसाई ने कहा अच्छा अमिताभ के कहने पर गए थे तो कोई बात नहीं। दोस्तों कादर खान अमिताभ बच्चन को लेकर खुद भी एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाई। बीबीसी से हुई एक खास बातचीत में उन्होंने बताया था कि मैं अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और अमरीश पुरी को लेकर जाहिल नाम की एक फिल्म बनाना चाहता था। उसका निर्देशन भी मैं खुद ही करना चाहता था, लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। कादर खान ने बताया कि इसके फौरन बाद फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को जबरदस्त
चोट लग गई और फिर वो महीनों अस्पताल में भर्ती रहे। अमिताभ के अस्पताल से वापस आने तक मैं अपनी दूसरी फिल्मों में व्यस्त हो गया और अमिताभ बच्चन राजनीति में आ गए। दोनों के बीच आई इस दूरी को और बढ़ाने का काम किया दक्षिण भारत के एक प्रोड्यूसर ने, जिसकी एक तरफा बात ने कादर और अमिताभ को पूरी तरह से अलग कर दिया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान कादर खान ने बताया था कि दक्षिण भारत के एक प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी फिल्म में डायलॉग राइटिंग के तौर पर काम करने के लिए बुलाया था। उसने कादर खान को कहा कि आप सर जी से मिल लो। इस पर कादर खान ने पूछा कि ये सर जी कौन है। उस निर्माता ने अमिताभ बच्चन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप सर जी को नहीं जानते? कादर खान ने सुनते ही उस निर्माता से पूछ लिया कि ये सर जी कब से हो गए? मैं अमिताभ को अमित कहकर ही बुलाता हूँ और दोस्तों घर वालों को कभी भी इस तरह से संबोधित नहीं किया जाता। कादर खान वहां से चले आए और उसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार भी आ गई थी। हालांकि यह दूरी कुछ दिनों तक ही थी, लेकिन आज भी लोग इस बात को मिर्च मसाला लगाकर ही सुनाते हैं और कादर खान के पुराने इंटरव्यूज दिखाकर इसे ताजा करते हैं, जबकि बाद में दोनों के बीच सब कुछ सामान्य हो गया था। तब अमिताभ की तारीफ करते हुए कादर खान ने कहा था कि वे एक संपूर्ण कलाकार हैं। अल्लाह ने उनको अच्छी आवाज, अच्छी जुबान, अच्छी ऊंचाई और बोलती आंखों से नवाजा है। जब कादर खान ने लंबे अंतराल के बाद अपने वापसी की बात की थी, तब अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए उनका स्वागत किया था और लिखा था कि कादर खान अच्छे सहयोगी, लेखक, मेरी कई सफल फिल्मों में सहायक, एक लंबे अंतराल के बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। कादर खान बतौर विलन जितने हिट रहे, उतने ही वे कॉमेडियन और एक कैरेक्टर एक्टर के तौर पर भी पसंद किए गए। कादर बताते थे कि विलन के रोल न करने का फैसला उन्होंने अपने परिवार और अपने स्टूडेंट्स की वजह से लिया था। दरअसल कादर खान के बेटों को स्कूल में अन्य स्टूडेंट्स चढ़ाया करते थे कि वे विलन का बेटा है, यहाँ तक कि उनके बड़े बेटे का इसी चक्कर में एक बार किसी लड़के से झगड़ा भी हो गया था। इधर कादर खान की पत्नी भी उन्हें फिल्मों में विलन बनने से रोकने लगी थी। इतना ही नहीं, उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उन्हें पॉजिटिव रोल करने के लिए दबाव देने लगे थे। बतौर कॉमेडियन कादर खान पहली बार जितेंद्र श्रीदेवी की 1983 में आई सुपरहिट फिल्म हिम्मत वाला में नजर आए थे, जिसके बाद वे जितेंद्र की कई फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आए। इस दौरान अगर वे विलन भी बनते तो उनमें कॉमेडी का टच जरूर रहता था। धीरे धीरे कादर खान बतौर कॉमेडियन मशहूर हो गए। एक दौर तो ऐसा भी था जब कादर खान कई हीरो से ज्यादा लोकप्रिय थे और पोस्टर पर उनके चेहरे को ही हाईलाइट किया जाता था। शक्ति कपूर, असरानी और अरुणा ईरानी के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। 90 के दशक में गोविंदा की फिल्मों में भी वे खूब नजर आए। कादर खान 90 के दशक तक सक्रिय रहे थे और उसके बाद के 2 दशकों तक भी वे चुनिंदा फिल्मों में नजर आते रहे। कादर खान ने लगभग 44 वर्षों की फिल्मी करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है। आखिरी बार वे 2015 में आई फिल्म हो गया दिमाग का दही में नजर आए थे। राइटर के तौर पर बात की जाए तो कादर खान ने 250 से ज्यादा फिल्मों के संवाद लिखे थे। 90 के दशक तक आते आते कादर खान ने लिखना तो कम कर दिया, लेकिन बतौर एक्टर वे डेविड धवन की फिल्मों में दिखाई देते रहे। हालांकि तब भी अपने डायलॉग खुद ही लिखा करते थे। अवार्ड की बात करें तो कादर खान को साल 1982 में मेरी आवाज सुनो के लिए और साल 1993 में अंगार के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा 1984 से लेकर 1999 के बीच वे 9 बार बतौर कॉमेडियन फिल्म फेयर अवार्ड की ओर से नॉमिनेट हुए थे, जिसमें साल 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए उन्हें अवार्ड हासिल भी हुआ था। कम लोगों को ही पता होगा कि कादर खान ने फिल्मों में काम करने के दौरान ही 4-5 सालों तक पढ़ाई कर हैदराबाद के उस्मानी यूनिवर्सिटी से अरबी भाषा में MA भी पूरा किया था। इसके बाद उन्होंने बहुत सी इस्लामी किताबों का अनुवाद किया और विद्यार्थियों के लिए आसान भाषा में कई गाइड्स भी लिखी थी। कादर खान ने कई इस्लामिक अरबी किताबों का अनुवाद करने के साथ साथ मिर्जा गालिब की गजलों को समझाने के लिए किताब भी लिखी थी, जिनमें 100 से भी अधिक गजलों के मायने उन्होंने सरल शब्दों में लिखे। एक इंटरव्यू में कादर खान ने बताया था कि एक बार वे न्यूयॉर्क में आयोजित एक स्टेज प्रोग्राम में गए, जहां कुछ पाकिस्तानी महिलाएं भी बैठी थी। उन्होंने कादर खान से कहा कि उन्हें गालिब साहब के एक शेर का मतलब समझा दीजिए। कादर खान ने बहुत ही सरल शब्दों में उस कठिन शेर को समझाना शुरू कर दिया और शेर खत्म होते होते उन महिलाओं का हुजूम स्टेज पर चढ़ाया और कादर खान से लिपटने के चक्कर में एक महिला उनसे टकरा गई और वे लगभग 15 फीट ऊंचे स्टेज से नीचे गिर पड़े। इतना ही नहीं, उनके ऊपर एक के बाद एक 10 महिलाएं भी गिर पड़ी, जिससे उनके पैर का एक घुटना बुरी तरह डैमेज हो गया, जिसके बाद कादर खान कभी ठीक से चल नहीं सके। साल 2013 में कादर खान को साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, फिल्मों में कादर खान द्वारा लिखे डबल मीनिंग और टपोरीपन भरे डायलॉग्स की वजह से कई बार उनकी आलोचना भी हुई थी। एक अवार्ड शो के दौरान कादर खान ने खुद यह बात कबूल भी की थी कि आज जो फिल्मों में बिगड़ी हुई भाषा में डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं, हिंदी फिल्मों में उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। उस अवार्ड शो में उन्होंने अभी वादा किया था कि जल्द ही वो वापसी कर फिर से लिखना शुरू करेंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छी जुबान और साफ सुथरे डायलॉग सुनने को मिलेंगे। मगर अफसोस कि खराब स्वास्थ्य की वजह से वो अपना ये वादा पूरा करने से पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। कादर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कनाडा में इलाज करवाने के दौरान 31 दिसंबर 2018 को 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कादर खान ने 2 शादियां की थी। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुल कुद्दस खान था
जो कादर खान की पहली पत्नी के बेटे थे। अब्दुल कनाडा के एक एयरपोर्ट पर बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर कार्यरत थे और साल 2021 में ही उनका निधन हो चुका है। कादर खान की दूसरी पत्नी का नाम अजरा खान था, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं, सरफराज खान और शाहनवाज खान। सरफराज खान एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने क्या यही प्यार है, तेरे नाम और वांटेड सहित दर्जन भर फिल्मों में एक्टिंग की है। 2012 में सरफराज ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर कल के कलाकार इंटरनेशनल थिएटर की स्थापना की। सरफराज भले ही बड़े पर्दे पर हिट न रहे हों, लेकिन थिएटर की दुनिया का वे एक जाना माना नाम है। कादर खान के छोटे बेटे शाहनवाज खान भी एक एक्टर हैं। उन्होंने पिता कादर खान के साथ कुछ नाटकों में काम किया है। इसके अलावा शाहनवाज ने मिलेंगे मिलेंगे और वादा फिल्मों में डायरेक्टर सतीश कौशिक को और राज कंवर को फिल्म हमको तुमसे प्यार है में असिस्ट भी किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।